ठीक है, तो अभी तक जो है अपन ने मतलब वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो पढ़ा है वो लाइन इंटीग्रल पढ़ा है, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी है और सरफेस इंटीग्रल पढ़ा है, फिर स्टोक्स थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल जैसे अभी अब पढ़ेंगे हम डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले, लेकिन उससे पहले एक बार पढ़े उससे पहले बता दूं, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा ना अभी और उसको अप्लाई करना सीखा ऐसे, और साथ में स्टोक्स थ्योरम जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या देखा हमने कि कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होता है एफ डॉट डी आर, उस क्लोज लाइन इंटीग्रल को हम जो है वो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू डी आर डी ए है ना, ये वाले सरफेस इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाला सी जो है वो ये क्या है क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल, ये वाली सरफेस ऐसे, इस सरफेस इंटीग्रल से जो है वो इसको लाइन इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो सरफेस होती है, ये वाली सरफेस क्या होती है ओपन सरफेस होती है। जैसे मैंने बताया था ओपन और क्लोज सरफेस में फ़र्क क्या होता है, तो ये वाला जो इंटीग्रल होता है, इस इंटीग्रल में ये जो सरफेस होती है ये ओपन सरफेस होती है। ओपन सरफेस का मतलब जैसे हेमीस्फीयर ले लिया हमने, हेमीस्फीयर में क्या है ये कर्व्ड सरफेस है और नीचे से खुला हुआ है, तो इस पूरी सरफेस को यहाँ से यहाँ तक, अंदर से बाहर तक पूरा ट्रेवर्स कर सकते हो आप, है ना, मतलब इस पर चलो यहाँ से यहाँ तक, तो इसके हर एक पॉइंट में अंदर और बाहर चल सकते हो, तो ये ओपन सरफेस है। तो स्टोक्स थ्योरम जब अप्लाई करते हैं हम, तो स्टोक्स थ्योरम में क्या देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल हमको कैलकुलेट करना है किसी एक ऐसी सरफेस के अलोंग जिस सरफेस को ये कर्व सी एनक्लोज कर रखा हो, है ना। ठीक है, अब उसमें कुछ कुछ कंडीशन देखी थी कि ये जो एफ वेक्टर जो होता है इसमें जो डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करेंगे, साथ में ये एफ वेक्टर जो होता है इसमें ये एफ वेक्टर कंटिन्यूस होना चाहिए, इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, और साथ में ये जो सी है ये क्या होना चाहिए रेगुलरली या पीस वाइज स्मूथ करो, स्मूथ क्लोज करो, पीस वाइज स्मूथ या फिर रेगुलरली स्मूथ लेकिन क्लोज करो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन स्टोक्स थ्योरम में देखी थी। बाकी उनका मीनिंग देखा था हमने, एन कैप का क्या मीनिंग है और एस का क्या मीनिंग है, एस सरफेस जो है ओपन वाली सरफेस ये वाली ली। ऐसे ही हम अब डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस इसमें देखो स्टोक्स थ्योरम ने क्या किया, क्लोज लाइन इंटीग्रल को ओपन सरफेस इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, जिसमें सरफेस जो है ना वो ओपन सरफेस होगी। ऐसे ही डाइवर्जेंस थ्योरम जो है क्या बोलती है, डाइवर्जेंस थ्योरम का भी एक बार देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट बोल के समझाया था और फिर उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे ही डाइवर्जेंस थ्योरम एक बार समझ लेते हैं क्या बोलती है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास ना कोई भी सरफेस है एक, और वो सरफेस जो है ना कुछ वॉल्यूम भी बाउंड कर रखी है। जैसे मान लो स्पेयर लिया हमने, स्पेयर लिया तो स्पेयर की सरफेस क्या है वो मतलब ये वाली बाहर वाली सरफेस है टोटल। अब ये वाली सरफेस जो है ना ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब इसमें यहाँ हो तो आप अंदर वाले एरिया को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, इसमें अंदर नहीं जा सकते कहीं से। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो ये क्या होगी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी बाउंड कर रखी होगी। ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम भी बाउंड कर रखा हो तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी वेक्टर फील्ड, उस वेक्टर फील्ड का आप जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करो, इस वाली सरफेस कोई भी सरफेस एस है, उस सरफेस पे इस वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, ये वाला जहाँ पे सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस है, ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल है इस क्लोज्ड सरफेस पे, उसको आप इस वाले वॉल्यूम इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो चलो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट इसमें क्या है कि कोई भी डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो एक बार, वो मतलब समझाने के वे में बोल रहा हूँ कि कोई भी एक वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है, ठीक है, उस वेक्टर फील्ड एफ का किसी सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है ना। अब देखना वहाँ पे जैसे लाइन इंटीग्रल में मैं बोल रहा था ना कि या तो वो रेगुलरली स्मूथ करो हो सकता है सी, या तो पीस वाइज स्मूथ हो सकता है, जैसे ये स्मूथ है ये स्मूथ है ये स्मूथ है ये स्मूथ है, लेकिन कॉर्नर्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये पीस वाइज स्मूथ है, ये पीस में स्मूथ है, ये पीस में स्मूथ है और साथ में क्लोज भी है। ऐसे ही डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास कोई सरफेस है वो या तो रेगुलरली स्मूथ हो, क्लोज्ड सरफेस जैसे स्पेयर है वो रेगुलरली स्मूथ है पूरा। ठीक है, तो वह स्मूथ सरफेस है कोई जो क्लोज्ड है ना, उस स्मूथ सरफेस पे आप ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे किसी वेक्टर फील्ड एफ के अलोंग, है ना, किसी वेक्टर फील्ड एफ पे, तो वो इस वाले से कैलकुलेट कर, इस वाले वॉल्यूम इंटीग्रल से, इस सरफेस में कुछ वॉल्यूम बाउंड कर रखा होगा ना, तो इस वाले वॉल्यूम इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें क्या क्या बोला, और सरफेस होनी चाहिए क्लोज,
वो कुछ क्लोज होगी तभी तो वॉल्यूम बाउंड होगा वो, और ट्रिपल इंटीग्रल हमेशा किसी वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में एस जो है वो इरेगुलरली स्मूथ हो या पीस वाइज स्मूथ हो, साथ में एफ वेक्टर जो दिया हुआ है, जिस वेक्टर फील्ड पे ये सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेक्टर फील्ड वही पुरानी कंडीशन कि वेक्टर फील्ड जो है उस ये क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप होगा ना, तो आई कैप के साथ में कुछ एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा, जे कैप के साथ में कुछ एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा, और के कैप के साथ में भी वो सारे जो फंक्शन है ना आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट वो कंटिन्यूअस होने चाहिए और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। ये सारी कंडीशन अगर मीट हो रही है तो ये वाला सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये वाला सरफेस इंटीग्रल आप इस वाले वॉल्यूम इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये वॉल्यूम इंटीग्रल किसी वॉल्यूम वी पे कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल जो होता है वो किसी वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इस ऐप का डाइवर्जेंस लेके फिर उसके बाद में एक सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो, और किस वॉल्यूम पे, जो इस सरफेस ने जो वॉल्यूम बाउंड कर रखा है। जैसे लाइन इंटीग्रल में बोलते थे ना कि लाइन जो क्लोज्ड करो है उसने कुछ रीजन बाउंड कर रखा है, क्लोज्ड करो जो जैसे मान लो स्फीयर था, हेमीस्फीयर था, हेमीस्फीयर में इसने जो है इसकी ये वाली बाउंड्री अनक्लोज कर रखी है, लेकिन ये वाली जो सरफेस है ना ये ओपन सरफेस है, ठीक है। ऐसे ये वाला जो वॉल्यूम होगा इस वाली मतलब ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर, वो ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे क्लोज सरफेस पे कैलकुलेट करोगे, क्लोज सरफेस पे कैलकुलेट करोगे तो ये सरफेस ने क्या कर रखा है, कुछ वॉल्यूम बाउंड कर रखा है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है उस वाला मतलब उसके वो वाला जो वॉल्यूम जो इसने बाउंड कर रखा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे डेल डॉट एफ निकालो। डेल डॉट एफ मतलब एक ये वाला, ये डेल डॉट एफ क्या आएगा, स्केलर फंक्शन आएगा ना, ये डेल डॉट एफ कैलकुलेट करो और उस वाले ये इंटीग्रल जो है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर लो। तो ये वाली ये डाइवर्जेंस थ्योरम को देख मतलब इस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ चेक करेंगे। एक बार इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं आसान वे में, दोनों साइड हम जो है वो प्रूव करेंगे, मतलब दोनों साइड ये वाला सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल है उसको इस वाले वॉल्यूम इंटीग्रल से कैलकुलेट करते हैं तो बराबर आता है कि नहीं आता है, और कब, प्रोवाइडेड कि वो डाइवर्जेंस थ्योरम की मैंने कंडीशंस बोली, सरफेस क्लोज होनी चाहिए और सरफेस क्लोज के साथ में सरफेस जो है पीस वाइज स्मूथ या फिर रेगुलरली स्मूथ, साथ में ये वाला कंटिन्यूअस और साथ में इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, तब ये वाला सरफेस इंटीग्रल इससे कैलकुलेट करोगे। जब डाइवर्जेंस थ्योरम जब भी अप्लाई करो पहले सरफेस देख लेना ओपन है कि क्लोज। ओपन सरफेस इंटीग्रल है जैसे हेमीस्फीयर है, ये वाला ओपन है तो फिर डाइवर्जेंस थ्योरम से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्लोज चाहिए हमको, ठीक है। वैसे ही लाइन इंटीग्रल से जैसे स्टोक्स में किया था वही कंडीशन बस सरफेस एरिया और वॉल्यूम में अप्लाइड है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ इससे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखना ये वाला सरफेस इंटीग्रल इधर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना बड़ा होगा और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक झटके में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट देख लेना एक बार, ये वाला स्टेटमेंट है इसका। तो ठीक है, ये वाला सरफेस इंटीग्रल जो है कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो मतलब एक तो सरफेस इंटीग्रल जैसे हम कैलकुलेट किए हैं क्या होता है, एम वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, मतलब एरिया जो प्रोजेक्शन हो सरफेस का, ये वाला क्लोज सर्फेस यहाँ पे दिया हुआ है स्पेयर के ऊपर कैलकुलेट करना है। ये दिया हुआ ना कि एक स्पेयर है रेडियस 4 का और सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन। तो ये वाला डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्पेयर का ये कुछ ऐसे 3D के अंदर है ना, जैसे 2D में सर्कल होता है वैसे 3D में है ये पूरा स्पेस कवर कर रखा है XYZ में, ठीक है। उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4। तो ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे कायदे से अगर कैलकुलेट करना है, मतलब जैसे डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं ये सरफेस ऐसे, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमको एफ चाहिए। एफ हमारे को वहाँ दिया हुआ है वो वाला, ठीक है। एन कैप चाहिए। एन कैप क्या होता है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर या फिर इस सरफेस का जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे उसका उस प्रोजेक्शन का मतलब एन कैप का उसके साथ में डॉट है ना, तभी तो प्रोजेक्शन आएगा। जैसे वाई मान लो इसका एक्स वाई में प्रोजेक्शन लोगे तो एन कैप का के कैप के साथ में वो वाला। और एन कैप क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और साथ में ये क्या है प्रोजेक्शन सरफेस का, मतलब ये इस तरह का डिसाइड करने वाला एन कैप डॉट के कैप। तो ये वाला एक बार कैलकुलेट करते हैं जरा। ये वाला डबल इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करेंगे, चल ले यार तो कैसे नहीं, तो ये वाला कैलकुलेट करने के लिए पहले एन कैप चाहिए। सरफेस तो हमको स्फीयर पता चल गया अब, और इसका सेंटर कितना ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रेडियस 4 दिया हुआ तो ये आर का स्क्वायर 16, ठीक है। अब एन कैप चाहिए। एन कैप होता है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट टाइप से। तो एन कैप क्या होगा, ग्रेडियंट टाइप। ग्रेड एफ क्या देता है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, अपॉन ग्रेड एफ। कैप चाहिए ना हमको, कैप चाहिए तो
इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एन कैप निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, ग्रेड में डालो इसको, 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2z के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड को कर देंगे डिवाइड। तो ये कितना आएगा इसमें, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर, 4 रूट्स उसका अंडर रूट, तो रूट से बाहर आएगा तो 2, ठीक है। तो ये बनेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कितना होगा 4। तो ये एन कैप मिल गया। एस हमको सरफेस पता है, स्फीयर का सरफेस है, ठीक है। और साथ में डी ए चाहिए। डी ए क्या होता है, इस पर्टिकुलर सरफेस का कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन। तो ये वाली जो सरफेस है इसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। इस वाले पर्टिकुलर स्फीयर का एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन देखोगे टॉप व्यू, तो क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन के अंदर देखोगे ना ऊपर से तो ये सर्कल दिखेगा, ठीक है। और ये कुछ एरिया बाउंड करेगा, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं ना, तो रेडियस 4 है तो ये 16, ठीक है। और अब ये डी ए जो निकालेंगे हम यहाँ पे, वो डी ए क्या होगा, डी एक्स डी वाई, और साथ में अपॉन में एन कैप डॉट ये वाली सरफेस का किसके साथ बोलेंगे, के कैप के साथ में, क्योंकि इसका जो इस सरफेस को देखेंगे इस वाले राइट हैंडेड लॉ से, तो राइट हैंडेड लॉ से देखेंगे तो इसका के कैप एन कैप की तरह में आएगा, एन मतलब एन कैप के साथ प्रोजेक्शन लेंगे ना, एन कैप डॉट, तो के कैप लेंगे तो ये एक्स वाई पे प्रोजेक्शन उसका बनेगा, मतलब के के साथ में कैप लेंगे ना एन कैप का, तब वो वाला प्रोजेक्शन मिलेगा। तो डी, तो ये वाला जो इंटीग्रल हमको मिलेगा, मतलब ये वाला समझे ना, एन कैप डॉट के प्रोजेक्ट, जैसे मान लो एक्स वाई पे लिए, वाई जेड पे लेते, वाई और जेड एक्सिस पे, तो आई कैप के अलोंग करना, डॉट करना पड़ता, तब वो प्रोजेक्शन बनता, ठीक है। तो यहाँ पे एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये वाला, अरे ये क्या बनेगा, 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 4z के कैप अपॉन में 4 पाई, और एन कैप क्या है, ये वाला, तो xi कैप डॉट ले रहे हैं ना, प्लस yj कैप प्लस z के कैप अपॉन में 4, और साथ में ये वाला डी ए जो है वो डी एक्स डी वाई, इसमें प्रोजेक्शन लिया है ना डी ए, तो डी ए क्या लेंगे इसमें, ये वाला डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप लेंगे तो ये जेड बाई 4, मतलब के कैप का इसके साथ में करोगे तो जेड बाई 4 आएगा ना। अब इसको कैलकुलेट करो, ये वाला डबल इंटीग्रल, तो ये वाला आएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 4z स्क्वायर लिया इसके बस, और साथ में z, और z के साथ में 4 पाई, ठीक है, क्योंकि ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और ये बना अब डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे z जो है ना उसको भगाओ पहले, क्यों, क्योंकि एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो z को भगाना पड़ेगा, और z को भगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 16 इक्वल टू ये जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें इंटीग्रल की लिमिट भी देख लेते हैं, इंटीग्रल का लिमिट तो बाद में देखें, पहले एक बार इसको अलग कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4, और ये साथ में क्या बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में बना z, साथ में डी एक्स डी वाई। जेड यहाँ पे भी लेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा, इसको सोल्व करेंगे तो दिख गया होगा बिना अब देखना डाइवर्जेंस थ्योरम इसको कैसे सोल्व करती है। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, जो छोटा सा इंटीग्रल दिख रहा है सरफेस वाला, प्राण ले लेगा अभी सोल्व करने में, देखना 2x स्क्वायर यहाँ से, और माइनस का 4x स्क्वायर कितना हुआ, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4y स्क्वायर वहाँ पे हो, तो माइनस का y स्क्वायर प्लस 64, ठीक है, और स्क्वायर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डी एक्स डी वाई, और बाहर में 1/4 पाई। अब इसमें लगानी है एक्स वाई की लिमिट।
और एक्स वाई की लिमिट लगाते हैं तो वो एक्स वाई की लिमिट किस में मिलेगी, इस वाले वॉल्यूम का इसमें प्रोजेक्शन लिया तो एक्स वाई में ऐसा दिखा, एक्स और वाई का लिमिट लगा रहे हैं, एक्स और वाई मतलब ये क्या है, एक्स ये वाला क्या है डबल इंटीग्रल है, तो ये वाला पूरा रीजन जो है वो प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है, कवर करता हुआ। तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ये वाला। तो x को क्या लिख सकते हैं, इस वाले इंटीग्रल को सोल्व करोगे ऐसे तो डबल इंटीग्रल को तो मर जाओगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके आएंगे इसको पहले। तो x को क्या लेंगे r cos थीटा, y को लेंगे r sin थीटा, ठीक है। r क्यों लिया है, 4 cos थीटा क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये रीजन बाउंड कर रहा है, एरिया बाउंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। r cos r sin थीटा मिल गया। अब dx dy को रिप्लेस करोगे तो जैकोबियन से कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये dx dy जो आएगा वो निकल के आएगा r dr d थीटा, r dr d थीटा। एक अब इसको पूरे को रिप्लेस करो, 1/4 पाई माइनस का 2r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 64 अपॉन में नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस r स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें तो वो 1 हो जाएगा और ये बनेगा r dr d थीटा। अब देखो r का लिमिट लगाना है तो r क्या है, रेडियस है ना, तो पूरा रीजन में देखो 0 से लेके 4 तक होगा, 0 से 4 तक, तो r का लिमिट लेंगे तो वो होगा 0 से 4 और थीटा का लिमिट होगा 0 से पूरा 2 पाई, ये 0 से 4 और ये 0 से 2 पाई। अब इंटीग्रल को सोल्व करो, अब ये इंटीग्रल सोल्व तो हो जाएगा आराम से, जैसे r dr d थीटा को इसके साथ में लेके जाओगे तो यहाँ पे जो है r वाली लिमिट को r³ ये वाला जो लोगे साथ में तो r स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर है, यहाँ पे भी r स्क्वायर, यहाँ पे भी r स्क्वायर है, ठीक है। 1 तो नहीं बन पाएगा, यहाँ 2 चाहिए होता है ना 1, तो इनको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा रिप्लेस करके। जो भी 16 माइनस r स्क्वायर है इसको भगा के कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल, साथ में एक r और दिया हुआ है, ठीक है। r स्क्वायर को t मान लेना, हो जाएगा ये तो, है ना। तो r स्क्वायर को t मानोगे तो 16 माइनस t अपॉन t और साथ में ये वाला r dr उससे भग जाएगा। अब थीटा का लिमिट निकालोगे तो 0 से 2 पाई में है, 0 से 2 पाई में यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है, तो जब थीटा वाली लिमिट लगाओगे तो वो तो इसको हाफ कर लेना, एक बार हाफ करोगे तो 2 बाहर आएगा, पाई तक लिमिट हो जाएगा, फिर हाफ करोगे तो पाई/2 तक हो जाएगा, तो बाहर में 4 आ जाएगा, ठीक है। बाहर में 4 आने के बाद में ये लिमिट बनेगी 0 से पाई/2, ये लिमिट 0 से पाई/2, प्रोवाइडेड कि r वाला आपने कैलकुलेट कर लिया हो, ठीक है। और प्लस 64 वाला ये वाला, तो 64 के साथ में क्या होगा, r dr d थीटा और ये वाला भी होगा, ठीक है, r के साथ में। तो यहाँ पे 16 माइनस r स्क्वायर है तो r स्क्वायर को यहाँ पे t पुट कर देना, तो ये वाला हट जाएगा r dr, और इसको भी कैलकुलेट करके इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब वो क्या आएगा वो डाइवर्जेंस से पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तो मैं सोल्व नहीं करने वाला, ठीक है। बता दिया हूँ कैसे सोल्व करना है। अब मेन मोटिव है हमारा कि डाइवर्जेंस अप्लाई कैसे करना है, वो यहाँ पे बता दिया। देखो इसमें देख लो वो दिया हुआ है ना एफ वेक्टर, उसमें देखो 2x 3y और 4z i कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स है ना, 2x 3y 4z, वो x का वो y का और z का पोलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। मतलब वो एफ वेक्टर कंटिन्यूस है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2 3 4 है ना, ऐसे कुछ का 0 0 आएगा, जैसे y का x के रिस्पेक्ट में 0, तो वो भी पोलिनोमियल ही होगा तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस, एफ वेक्टर भी कंटिन्यूस, सरफेस क्लोज है, s जो दिया हुआ है ये वाला जो दिया हुआ है इसमें ये क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सरफेस भी यहाँ पे स्पेयर दिया हुआ है, स्पेयर क्या है, क्लोज सरफेस है, सरफेस भी क्लोज है, पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, सरफेस जो है वो रेगुलरली स्मूथ है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बस स्मूथ होनी चाहिए सरफेस, वो रेगुलरली स्मूथ हो चाहे पीस वाइज स्मूथ हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इस डबल इंटीग्रल में जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। वो जो डाइवर्जेंस की कंडीशन है, डाइवर्जेंस लगाने से पहले ये सारी कंडीशन चेक करनी होती है जो मैंने अभी बोली। वो लगाने के बाद में ये वाले इंटीग्रल को डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि ऐसे कैलकुलेट करने के बजाय आप सिंपली ये वाले इस एफ वेक्टर का इसके साथ में लो ग्रेडियंट, सॉरी डाइवर्जेंस लेके उसको इस वाले ट्रिपल इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लो, प्रोवाइडेड ट्रिपल इंटीग्रल हमेशा किसी वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो होगा वो ये सरफेस जो बाउंड कर रही है ना वो वाला वॉल्यूम होगा। तो ये जो स्पेयर है इसने अपने अंदर में कुछ वॉल्यूम बाउंड कर रखा है ना भी, ठीक है, उस वॉल्यूम पे ये वाला ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो ये वाली साइड कैलकुलेट करोगे तो करते रहो, ठीक है, शहीद हो जाओगे इसी के अंदर वहाँ तक करते करते। और ये क्वेश्चन जो है गेट में 2 नंबर का आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 नंबर में अब इतना कुछ तो नहीं करने को बोलेगा ना, ठीक है। चलो यूपीएससी में मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑप्शनल के अंदर, वहाँ तो ये चलो जस्टिफाइड है, वहाँ पे ये ऐसे पूछेगा भी नहीं कि ये कैलकुलेट करो, वहाँ पे ऐसे वहाँ पे ये वाला सीधा देगा कि ये सरफेस है, आप ये वाला जो इंटीग्रल है ना इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से वेरीफाई करो।
तो वेरीफाई करने का मतलब है दोनों साइड कैलकुलेट करना, ठीक है। 10 मार्क्स का आता है तब तो जस्टिफाइड है, 2 मार्क्स में थोड़ी ना इतना बड़ा कैलकुलेशन जस्टिफाई होता है, और इतना बड़ा जो है वो उसने पूछा भी नहीं था, वो वैसे बता देते हैं। देखो अभी डाइवर्जेंस थ्योरम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कैसे सोल्व कर देती है। तो ये वाला समझ लिया होगा कि एक वाला साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही सिंपल सरफेस इंटीग्रल है। अब जब डाइवर्जेंस वाला दूसरा वाला साइड कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम ये तो पता कर लिया हमने कि डाइवर्जेंस यहाँ एप्लीकेबल है। अब दूसरा वाला साइड क्या बोल रहा है कि एफ जो दिया हुआ है ना, प्रोवाइडेड कि वो कंडीशन जो है वो सारी सेटिस्फाई हो रही हो, तब आप डेल डॉट एफ कैलकुलेट करो और ये वाला वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करो। तो एफ क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ है, तो उसका डेल डॉट एफ क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट डेल डॉट एफ क्या होगा, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें। डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस में डेल के साथ एक्स के साथ एक्स वाले का, वाई के साथ वाई वाले का, जेड वाले के साथ जेड वाले का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। जैसे ग्रेड में क्या करते हैं, ग्रेड में एफ जो है ना पूरा एक बार एक्स के साथ में होगा, पूरा एक बार वाई के साथ में होगा, पूरा एक बार जेड के साथ में होगा, फिर भी कुछ वेक्टर निकल के आएगा। यहाँ जो है पूरा नहीं, यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड है तो इसका आई कैप वाला आई कैप के साथ डेरिवेटिव, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ। जब ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका डॉट लेना है किसके साथ में, ए वाले वेक्टर के साथ में, तो 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप अपॉन में 4 पाई। ये वाला लेंगे तो क्या होगा, ये वाले का इसके साथ, ये वाले का इसके साथ, ये वाले का इसके साथ, तो ये आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2/4 पाई प्लस 3/4 पाई प्लस 4/4 पाई, तो ये 4 और 3 7 और 2 9, तो 9/4 पाई हो गया। तो इसका पूरा डेल डॉट एफ कितना आया, 9/4 पाई। अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, डाइवर्जेंस थ्योरम में इसको इस वाला जो डेल डॉट एफ है 9/4 पाई को डालो इसमें, और साथ में इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, इसका जो है इस जो सरफेस ने वॉल्यूम बाउंड कर रखा था उस वॉल्यूम पे वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या बना, ये किसी वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 9/4 पाई टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी। अब ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी मतलब ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी क्या होगा, 9/4 पाई अवर दिस वॉल्यूम वी है ना, डी वी का क्या होगा वी, और वी क्या है, वॉल्यूम बाई दिस सरफेस। तो सरफेस क्या है, स्फेयर, और स्फेयर ने जो वॉल्यूम बाउंड कर रखा था वो सीधा सीधा आपको पता है कितना होता है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 9/4 पाई टाइम्स 4/3 पाई टाइम्स आर क्यूब, आर कितना है 4, तो 4 का क्यूब, ठीक। तो अब देखो इसने वो 4 पाई क्यों दिया था नीचे में, इंटीग्रल के नीचे में 4 पाई दिया था इसलिए कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था नहीं, तो 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए दिया होगा। तो 3 टाइम्स 4 का क्यूब, तो 64 × 3, और ये 192। ये वाला इंटीग्रल आप कैलकुलेट करना, ये भी 192 ही आना चाहिए। तो ठीक है, इंटीग्रल सोल्व करवाने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम लाया नहीं, ठीक है, ये बताना था कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इतना भी नहीं करना था, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये तो मन में ही कैलकुलेट कर लोगे कि ये 9 आएगा, ठीक है, 9/4 पाई आएगा, 9/4 पाई, और साथ में इसको जब डाइवर्जेंस में डालोगे तो इतना सा करना है, डाइवर्जेंस को 9/4 पाई टाइम्स वी, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी का मतलब इस पूरे का एक साथ मीनिंग क्या है, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई दिस पर्टिकुलर, मतलब ये जो सरफेस ने जो वॉल्यूम एनक्लोज कर रखा है वो वाला वॉल्यूम डी वी, क्योंकि एक्स वाई जेड तो कुछ है नहीं ना, तो वो वॉल्यूम कितना होगा, सर स्फेयर, सरफेस क्या है स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम डालो सीधा, इतना ही करना था इसके अंदर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस समझ में आएगा, डाइवर्जेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आए और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के मोस्टली आए हुए हैं गेट के अंदर, तो और भी अच्छे लेके आता हूँ जिनके अंदर वो जो सरफेस है, यहाँ पे तो कांस्टेंट वाला दिया है, कहीं में उठपटांग सरफेस दी होगी है ना, जिसमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो वो सीधी 0 आ जाएगी, और उसको डबल इंटीग्रल में डाल के करोगे ऐसे, उस सरफेस मतलब सरफेस इंटीग्रल को आप ऐसे कायदे सरफेस इंटीग्रल वाले तरीके से करोगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन वैसे करना पड़ेगा, और कई में ऐसा फंक्शन भी उठपटांग दिया हो, मान लो x² वगैरह कुछ दे दिया उधर में, और फिर जेड वाले में और सरफेस कोई अजीब सी दे दी, वो तो वो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करने में ही निकल जाएगा टाइम, फिर वो 2-4 क्वेश्चन ही होंगे उधर में। तो कैसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स को, मतलब टफ प्रॉब्लम्स को आसान बना देती है। ये एक एग्जांपल था इसका, और बाकी और एग्जांपल भी देखेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।